हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 और 4 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पशु कल्याण आंदोलन को एक एकजुट किया जाता है जो इसे दुनिया के सभी जानवरों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में मदद वो कर सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डेली की वीडियो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीआरपीएफ है और आईटीबीपी है, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये सुजोय लाल हाउसेन और अनीस दयाल सिंह को है वो नियुक्त किया गया है। जो भारतीय पुलिस सेवा है उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं सुजोय लाल और अनीस दयाल। इनको सीआरपीएफ और आईटीबीपी है, इन सीआरपीएफ और आईटीबीपी का महानिदेशक है वो नया नियुक्त किया गया है। जो मध्य प्रदेश कैडर के जो सन 1988 बैच के अधिकारी रह चुके हैं ये सुजोय लाल हाउसेन। और वर्तमान में ये एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है और वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। अब ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह है जो 1986 बैच के वो सेवानिवृत्त होने के बाद शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद वो रिक्त हो गया था। और मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। इनको वर्तमान में खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में ये काम कर रहे हैं और खुफिया ब्यूरो में काम करते हुए उन्होंने कई मामले भी सुलझाए हैं। और थाउसेन है तो उनकी सेवानिवृत्ति है वो अगले साल है वो नवंबर में होनी है और सी है वो दिसंबर 2024 तक रिटायर होंगे। और इन अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश है वह कार्मिक मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति की से जो मंजूरी है उनके बाद वो जारी किया गया है। अब केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस बल है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है इनका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। और इसका जो वाक्य क्या है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। और आईटीबीपी है तो आईटीबीपी का स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना वो हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है आईटीबीपी का ये है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मूल भुगतान कार्ड वितरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों ये टोकनाइजेशन कहा जाता है। जो टोकनाइजेशन है वह मूल कार्ड वितरण विवरण है उनको एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने की एक प्रक्रिया है जिसे टोकन कहा जाता है। और टोकन है वो एक अद्वितीय होगा और ये कार्ड विवरण के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा वो प्रदान करता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई। ये आरबीआई ने सन 2019 में जो कार्ड नेटवर्क को कार्ड लेन देन को जो टोकनाइज करने की अनुमति वो दी थी। और कार्ड आधारित भुगतानों के जो टोकनीकरण है उसके सफल निष्पादन की समय सीमा क्या है? तो ये है दोस्तों 1 अक्टूबर 2030 की समय सीमा। अब ये टोकनाइजेशन क्या है? तो टोकनाइजेशन है पूर्ण टोकनाइजेशन एक कार्ड नंबर और एक कार्ड की समाप्ति सहित संवेदनशील कार्ड की जानकारी को क्रिप्टोग्राफी के रूप में जनरेट किए गए जो रैंडम स्ट्रिंग है उससे बदल दिया है। और एक बार कार्ड का टोकन हो जाने के बाद कार्ड विवरण के विकल्प के रूप में भुगतान संसाधित करने के लिए जो उत्पन्न कार्ड टोकन है उसका उपयोग है वो किया जाता है। और टोकन युक्त जो कार्ड है वो संवेदनशील कार्ड जानकारी के खोने के जो जोखिम है उसको भी समाप्त करता है। और ग्राहकों पर जो टोकनाइजेशन का प्रभाव वो न्यूनतम है। और टोकन जारी करने के लिए ग्राहकों को केवल पहली बार अपने कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता वो होती है। और उसके बाद व्यापारी ग्राहक को बिना किसी लागत या प्रयास के टोकन प्रक्रिया वो शुरू है वो कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका उद्घाटन है वो
अक्टूबर 2022 में किया गया, ये किन शहरों के बीच चलती है? तो आंसर दोस्तों ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलती है। जो भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने गांधीनगर मुंबई जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका उद्घाटन वो किया है। जो वंदे भारत श्रृंखला है, इसमें ये तीसरी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये दो अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो फरवरी और अक्टूबर 2019 के महीनों में शुरू की गई थी। जो कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष एफ 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है? तो आंसर दोस्तों 7.2% पर अपना ये पूर्वानुमान है ये बनाए रखा है। जो रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, इन्होंने जो 2022-23 है, इस 22-23 के लिए जो FY23 है, इसमें भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है इसके विकास के अनुमान को घटाकर अब 7.2% कर दिया गया है। और पहले कितना था, तो ये पहले ये 8% था। और जो आईसीआरए है, आईसीआर लिमिटेड, इन्होंने 2021-22 है, इस 2021-22 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि का अनुमान है वो 8.5% रहने का अनुमान है वो लगाया था। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 8.9% के आधिकारिक अग्रिम अनुमान से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड है OUSOF, ये किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो आंसर दोस्तों ये संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो दूरसंचार विभाग है संचार मंत्रालय, इसके तहत एक निकाय होता है ये। और यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड है, इसने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार जो प्रौद्योगिकी विकास को है TTTF, ये योजना शुरू किया। और इस योजना का उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना। जिसमें TTDF है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें उनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास को फंडिंग है वो देना। और USOF है, इसमें इस बात को भी ये सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक आर्थिक रूप से उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सार्वभौमिक जो गैर भेदभावपूर्ण है वो सुनिश्चित हो। और इसकी स्थापना वो वर्ष 2002 में संचार मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और ये एक गैर व्यापक निधि है, अर्थात ये लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि जो व्यक्तिगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिए प्रयोग में भी की जाती है। और इस फंड के जो सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और इसे भारतीय टेलीग्राफ जो संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके तहत एक वैधानिक समर्थन है वो भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता और आर वेंकटरमणि है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनको 3 साल की अवधि के लिए भारत के लिए जो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनके रूप में इनको नियुक्त किया गया। और वेंकटरमणि ये नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल है उनका स्थान है वो लेंगे। और मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, इनका कार्यकाल है वो 30 सितंबर को समाप्त हो गया था। और वह 91 वर्ष के हैं और अपने तीसरे विस्तार पर हैं। जो आर वेंकटरमणि है, और ये दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया। और वर्ष 2020 में वेणुगोपाल के पहले कार्यकाल को बढ़ाया गया था। और वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में जो भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। और इन्होंने मुकुल रोहतगी है इनका स्थान लिया था, जो वर्ष 2014-17 तक महान्यायवादी रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित जो कई संवेदनशील मामलों में सरकार के कानूनी बचाव की कमान भी संभालेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की चुनौतियों इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य सरकार ने ST आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% वो कर दिया है? तो आंसर दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो तेलंगाना की सरकार है, इन्होंने अनुसूचित जो जनजाति है जिस ST है, इस ST छात्रों के लिए खुशखबरी दी है।
और सरकार ने जो शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जनजातियों को अब 10% आरक्षण देने का आदेश वो जारी किया है। जो मौजूदा समय में राज्य में जो एसटी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिल में केवल 6% जो आरक्षण है वो हासिल है। और अप्रैल जो 2017 के अनुसार देखें तो इसमें तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को 10% आरक्षण देने का प्रावधान वाला एक विधेयक है वो भी पारित किया गया था। और इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास वो भेजा गया था, जिसे अब अप्रूव्ड है वो कर दिया गया है। अब तेलंगाना है तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य बना था, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हैदराबाद है तो इनको 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राज्य राजधानी है वो बनाया गया था। तो तेलंगाना का क्या अर्थ है? तेलंगाना शब्द का अर्थ है दोस्तों तेलुगु भाषियों की भूमि। और तेलंगाना की प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33। और तेलंगाना का जो गठन हुआ था या स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 है, इसमें किस शहर ने पहला स्थान है वो हासिल किया है? तो आंसर दोस्तों इंदौर शहर ने हासिल किया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर है वो घोषित किया गया है। और इसके बाद सूरत नवी मुंबई का नंबर आता है। और राज्य में जो मध्य प्रदेश ने भी जो राज्य हैं उनके अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में इसको पहला स्थान है वो मिला है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है वो रहा है। और ये जो सूची है इसमें इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान है वो बरकरार रखा है। और 100 से भी कम शहरी स्थायी जो निकाय है उन वाले राज्यों में त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है। और 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के किनारे बसे जो शहर है उसमें बिजनौर पहले स्थान पर है। और सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के देवलाली को देश का सर्वोच्च सबसे स्वच्छ जो छावनी बोर्ड है वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा वो कितनी है? तो आंसर दोस्तों ये 25 है। तो विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है यूजीसी इसकी जो एक गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान है वो विदेशी छात्रों के लिए जो 25% तक सीटें वो रख सकते हैं। और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को अपनाते हुए जो विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए अपनी प्रवेश नीति है वो चुनने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों कुमार शानू को सम्मानित किया गया है। जो प्रसिद्ध पार्थ गायक हैं कुमार शानू जिनको आप पिक में देख सकते हैं इनको और शैलेंद्र सिंह और संगीत जो संगीतकार की जोड़ी है आनंद मिलिंद को इनको इंदौर में उनके जन्म स्थान पर जो गायिका थी लता मंगेशकर उनकी जयंती पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित वो किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक वो क्या है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 40वां। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 आई है इसमें भारत का 40वीं रैंक है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।